नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। 24 घंटे की कयासबाजियों के बाद आखिरकार कांग्रेस ने पंजाब में अपना नया मुख्यमंत्री चुन लिया। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने ट्वीट करके चरणजीत सिंह चन्नी के नाम की घोषणा की और ये बताया कि कांग्रेस विधायक दल ने सर्वसम्मति से चन्नी को अपना नेता चुना है। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री चुना जाना भी अप्रत्याशित रहा। अब तक बीजेपी के बारे में कहा जाता था कि जिन नामों की चर्चा होती है वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनते। अब पंजाब में कांग्रेस ने भी ऐसा ही कर दिया। चन्नी के नाम की घोषणा की खबर तब आई जब कुछ ही घंटे पहले ये लगभग क्लियर हो चुका था कि सुखजिंदर सिंह रंधावा को शीर्ष पद यानी कि मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इससे पहले अंबिका सोनी के नाम की चर्चा सुबह से हो रही थी, लेकिन फिर उन्होंने खुद ये कह दिया कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहती। इस पद पर कोई सिख चेहरा सामने आना चाहिए और मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अंततः चन्नी को मुख्यमंत्री चुन लिया गया। कल 5 बजे कांग्रेस पार्टी दी लैजिस्लेटिव पार्टी दी मीटिंग हुई है। कांग्रेस के सारे एमएलए साहबान ने सर्बसम्मति नाल कांग्रेस पार्टी के सारे एमएलए साहब ने जो फैसला कल 5 बजे सर्बसम्मति नाल लिया उस बारे अज असी गवर्नर साहब नू अपना दावा पेश किया है। गवर्नर साहब ने कल नू 11 बजे सौं चक्कण का टाइम दिता है। कल नू 11 बजे ओथ टेकिंग सैरेमनी होएगी। तो जब तक चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री नहीं चुना गया तब तक उनके नाम की कोई चर्चा तक नहीं थी। लेकिन अब राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक की तरह देख रहे हैं। 58 साल के चन्नी एक दलित सिख हैं। वो राम दसिया सिख समुदाय से आते हैं। ज्ञानी जैल सिंह के बाद वो पंजाब के पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो जट्ट सिख समुदाय से नहीं हैं। वो चमकौर साहिब से लगातार 3 बार विधायक बने हैं। 2007 में निर्दलीय जीतने के बाद 2 बार वो कांग्रेस के टिकट पर विधायक का पद जीते। 2015 से 2016 तक पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता भी चन्नी रहे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मंत्रिमंडल में तकनीकी शिक्षा मंत्री का पदभार वो संभाल रहे थे। लेकिन अमरिंदर सिंह के खिलाफ ही बगावत की अगुवाई करने वालों में चन्नी भी एक बहुत प्रमुख चेहरा थे। और अब चन्नी पंजाब में कांग्रेस के नए कैप्टन होंगे, जिन्हें बधाई कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी दी। उन्होंने ट्वीट किया कि उन्हें उम्मीद है कि चन्नी पंजाब में सीमा पार से बढ़ते सुरक्षा खतरे से हमारे लोगों की सुरक्षा करने में सक्षम हैं। चन्नी के नाम पर मोहर लगने के बाद चंडीगढ़ में उनके घर पर क्या माहौल रहा, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता मंजीत सहगल। पंजाब के नए बने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी राजभवन से अपने घर पहुंचे हैं। अपने परिवार के लोगों से मिल रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। उनके बच्चे यहां पर खड़े हैं। कल 11 बजे पंजाब राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा और उस समारोह के बाद चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं कि मैं सीधे मीडिया से रूबरू होऊंगा, लेकिन कल तक किसी से बात नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और उनके परिवार के लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके परिवार से। मैम, कितनी खुशी हो रही है चरणजीत चन्नी के मंत्री बनने से? We are very happy from that. कितनी खुशी हो रही है मुख्यमंत्री बनने के बाद? ਸਾਨੂੰ बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। साडे मामा जी आज सीएम बने हैं, ਅਸੀਂ सब बहुत ज्यादा खुश हैं। और अब आपको लगता है कि आने वाले जो 4-5 महीने में है कांग्रेस में और पंजाब में सब कुछ ठीक रहेगा? वो तो रहेगा ही, अब मामा जी आगे तो ठीक ही रहेगा। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे घर का इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट बहुत अच्छी बात है। हम बहुत ज्यादा खुश है। साथ धर्मपत्नी हमारे साथ मौजूद है। मैम देखो, जहाँ पर भी घर में नजर जा रही है, कहीं गुलदस्ते हैं, कहीं मिठाइयां हैं, कहीं लोग नारे लगा रहे हैं। कल तक क्या ये सोचा था आपने कि आज इतना चमत्कार हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था अभी इतना बड़ा सरप्राइज हमें मिलेगा। हमें अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा कि हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं और हम अब तो सीएम बन गए। सीएम बन गए और मैं स्पीचलेस हूँ और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया। और लेकिन अभी आप कह रही हैं कि आप स्पीचलेस हैं, लेकिन अब तो ऐसा मौका आ गया कि आप मुख्यमंत्री की पत्नी हैं, तो स्पीच तो बहुत देनी पड़ेगी आपको। ये मंत्री साहब खूब तो बहुत दे लेते हैं। अच्छा मैम, ये कहते हैं कि कोई भी आदमी होता है तो उसकी सक्सेस में औरत का पीछे हाथ होता है हमेशा। तो इस चन्नी साहब की सक्सेस में आप अपना कितना हाथ मानती हैं? क्योंकि राजनीति में ऐसे दौर भी आते हैं, आरोप भी लगते हैं, प्रत्यारोप भी लगते हैं, लेकिन एक पत्नी जो होती है वो अपने पति के साथ हमेशा बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में हमेशा खड़ी रहती है।
मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रही हूँ और खड़ी रहूंगी। और मुझे लगता है अभी जो भी उनके है कार्य है वो जरूर पूरे करेंगे और अपने मुकाम पर पहुंचेंगे। अच्छा, एक चीज, मेरी बेस्ट विशेष उनके साथ है। अच्छा, मैंने अभी देखा आप पूरा कोऑपरेट करूंगी और करती रहूंगी। कल 11 बजे ओथ लेने जा रहे हैं। अभी हमने देखा आप उनके कुर्ते पजामे के कपड़े चेक कर रही थी, तो कुछ खाने पीने का भी बनाया है? क्योंकि सुबह से कल से दिल की धड़कनें बढ़ी हुई होंगी, लोग इधर उधर घूम रहे होंगे कि पता नहीं कौन बनेगा। 3 नाम आए, फिर वो डिस्क्वालीफाई हुए। वही तो सरप्राइज मिला ना हमें तो कुछ भी नहीं पता था ये हमें इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा और अभी तक विश्वास नहीं आ रहा। चलो आप विश्वास कर लीजिए, हम भी बता रहे हैं अब तो कंफर्म हो गया। अच्छा, ये बताइए आपका बहुत बहुत खाने पीने के लिए क्या बनाया आज? अभी कुछ नहीं बनाया, घर पे बनाया। आज बेटे की शादी की चिट्ठी आई है, हमें बहुत बड़ा सरप्राइज। हम उसको भी तो क्या लग रहा है कि आपकी जो होने वाली बहू है वो बहुत ही ज्यादा लकी है हमारे लिए लकी है। वो आज ही उसकी चिट्ठी आई है शादी की। और यहाँ पर उनके जान पहचान वाले लोग हैं। जो देखिए, ये गुलदस्तों का दौर आज सुबह से जारी है। पहले सुखी रंधावा के घर भी इसी तरीके से गुलदस्ते पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि चरणजीत सिंह चन्नी अब मुख्यमंत्री है। आप कहाँ से आए हैं? पठानकोट से, सुजानपुर। क्या कितना जोश और जश्न है पार्टी में? नहीं, पार्टी में पूरा जश्न है जी। नए मुख्यमंत्री लगाया पार्टी हाईकमांड ने, नॉन कंट्रोवर्शियल हैं और अच्छे प्रवक्ता हैं और इससे कांग्रेस मजबूत होगी। 2022 में कांग्रेस दोबारा रिपीट करेगी। तो क्या अभी आपकी मुलाकात हुई चन्नी जी से कि नहीं? अभी करेंगे जी। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग हैं जो दूर दूर से आ रहे हैं और जैसे ही जो है सत्ता परिवर्तित होती है, देखिए यहाँ पर एक गुलदस्तों का दौर कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। दूर दूर से नेता यहाँ पर आने लगे हैं। आप क्या कहते हैं चरणजीत सिंह चन्नी के बारे में? नहीं, चन्नी साहब बड़े खुशहाल लीडर ने, दलित लीडर ने। पंजाब वास्ते बड़ी खुशी की गल हैगी आ कि आज चन्नी साहब ਨੂੰ मौका दिता गया ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਹੰਮਤ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखी, वो वहां मौजूद लोगों से बातचीत कर रहे थे। उधर पंजाब में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता एक दूसरे को निपटाने में लगे रहे और अंततः बाजी चरणजीत सिंह चन्नी मार ले गए। चन्नी वो बाजीगर निकले जिन्होंने दौड़ लगाए बिना दिग्गजों का दम निकाल दिया। ऐसा 2 कारणों से संभव हुआ। एक तो चन्नी जाति के खांचे में सबसे फिट बैठ रहे थे और दूसरा कांग्रेस को यह लगा कि पार्टी के घमासान को रोकने का एक रास्ता यह भी हो सकता है कि चन्नी जैसे किसी गुमनाम के हाथों में सत्ता की चाबी दे दी जाए। इधर शाम ढल रही थी, उधर चन्नी की किस्मत का चांद आसमान पर उतर रहा था। बड़े बड़े योद्धा मात खा गए और चरणजीत की जीत हो गई। कांग्रेस ने बड़ी खोजबीन, बड़ी माथापच्ची के बाद तुरुप का पत्ता तलाशा। नामों के ढेर से एक नाम निकला। आपसी जंग में महारथी ढेर हो गए। चन्नी सवा शेर साबित हुए। कल 5 बजे कांग्रेस पार्टी दी लेजिस्लेटिव पार्टी दी मीटिंग हुई है। कांग्रेस दे सारे एमएलए साहबान ने सर्बसम्मति नाल, कांग्रेस पार्टी दे सारे एमएलए साहब ने जो फैसला कल 5 बजे सर्बसम्मति नाल लिया उस बारे अज असी गवर्नर साहब नू अपना दावा पेश किया है। गवर्नर साहब ने कल नू 11 बजे सौं चक्कण का टाइम दिता है। कल नू 11 बजे ओथ टेकिंग सैरेमनी होएगी। उस तो ओथ लैण तो बाद असी साडे पार्टी के प्रधान, साडे लीडर साहबान तुहानू सारिआं नू संबोधन करनगे। चुनाव की दहलीज पर खड़ी कांग्रेस ने एक दलित को गले लगाया है। पंजाब में दलितों की बड़ी आबादी पर बड़ा दांव लगाया है। पहली बार एक दलित को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने का मास्टर स्ट्रोक चला है, तो इसकी पुख्ता वजहें हैं। देश भर में सबसे ज्यादा दलित आबादी पंजाब में है। 2011 की जनगणना के मुताबिक पंजाब में 34% दलित हैं। 117 विधानसभा सीटों में से 34 सीट दलितों के लिए आरक्षित हैं। 2017 में दलितों की आरक्षित 34 में से 22 सीट कांग्रेस ने जीती, 9 सीटें आप और 3 सीट अकाली दल ने जीती थी। यही राजनीति है। सुखजिंदर सिंह के भाग्य में सुख आते आते रह गया और चरणजीत सिंह चन्नी किस्मत के चैंपियन बन गए। आज दोपहर तक रंधावा बाजी मारते दिख रहे थे। उनका मुख्यमंत्री बनना तय लग रहा था। मिठाइयां बंटने लगी थी, जश्न का इंतजाम होने लगा था।
लेकिन किस्मत दगा दे गई। शाम होते होते रंधावा के चेहरे की रौनक गायब थी। खुशी मायूसी में तब्दील हो चुकी थी। जुबान पर सिर्फ पार्टी से निष्ठा का नाम रह गया था। बिल्कुल जिसका भी हुआ मैं वेलकम करता हूँ। मैं बिल्कुल उनके जो निर्णय लिया है। हम कुछ आदमियों ने जो हम मिनिस्टर इकट्ठे थे उनमें से कोई भी चीफ मिनिस्टर बन जाए हमारा पहले दिन से ही डिसीजन था। मेरी बिल्कुल मायूसी नहीं, आपने देखा नहीं, जो आदमी मायूस होता है वो कभी नहीं आता। रंधावा मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने रंधावा का चैप्टर क्लोज कर दिया, क्योंकि रंधावा होते तो पार्टी की अंदरूनी लड़ाई कभी खत्म न होती। कैप्टन अमरिंदर से रंधावा का भी 36 का आंकड़ा था। नवजोत सिंह सिद्धू भी रंधावा को लेकर असहज ही रहते। एक साथ 3 हैवीवेट को संभालना पार्टी के लिए मुश्किल होता। सबसे सुरक्षित और संतुलित रास्ता यही था कि किसी कम दबदबे वाले नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। चन्नी इस चोले में फिट थे। एक तो दलित चेहरा, ऊपर से उनकी शख्सियत। कांग्रेस ने एक तीर से कई निशाने लगाए। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में दलित को विपक्ष का नेता बनाया। अकाली दल ने जीतने पर दलित डिप्टी सीएम को बनाने का वायदा किया, तो कांग्रेस ने दलित सीएम बनाकर नहले पे दहला का दांव चल दिया है। चन्नी का दलित होना इतना दमदार है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी फैसला मंजूर करना पड़ा। चरणजीत सिंह चन्नी अमरिंदर सरकार में मंत्री रहे, लेकिन दोनों का रिश्ता 36 का रहा। चन्नी पर एक आईएएस अफसर को आपत्तिजनक मैसेज भेजने का आरोप लगा। चन्नी खुद को बेकसूर बताते रहे और कैप्टन पर इस मामले को तूल देने का आरोप जड़ते रहे। लग तो यही रहा था कि कैप्टन चन्नी को चैन से नहीं रहने देंगे, लेकिन वो जानते हैं कि दलित पर हमला उल्टा पड़ सकता है। पंजाब की राजनीति पिछले 24 घंटों में जिस तरीके से घंटों के हिसाब से बदली है, उसमें किसी ने सोचा भी ना होगा कि चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उभरकर सामने आएंगे। कभी दलित, कभी हिंदू, तो कभी जट सिख, ऊपर से कैप्टन अमरिंदर सिंह की धमकी और गुटबाजी। इन सब के बीच में चरणजीत सिंह चन्नी ने जिस तरीके से चुपचाप बाजी मारी है, वो कहीं ना कहीं लग ऐसा रहा है कि कांग्रेस की राजनीति में आने वाले समय में एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी में है। लेकिन इसके साथ ही सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से नए मुख्यमंत्री बयानबाजी और विवादों के बाद बाहर निकलकर आए हैं, आने वाले समय में उन्हें कई सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। कैमरामैन दलीप साहू के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। 1972 से 77 तक ज्ञानी जैल सिंह को छोड़कर पंजाब के मुख्यमंत्री जट सिख समुदाय से ही हुए, तो अब कांग्रेस ने चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर पहली बार किसी दलित नेता को पंजाब की कमान सौंपी। पंजाब में सिख समुदाय की कुल आबादी करीब 58% है। हिंदुओं की आबादी 38%, जट सिखों की आबादी 18%, जबकि हिंदू और सिख दोनों में दलित आबादी मिलाकर करीब 34% दलित हैं। तो पूरे भारत में पंजाब में दलितों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, लेकिन दलित को मुख्यमंत्री बनाने में सभी पार्टियों ने आनाकानी हमेशा की। लेकिन अब यह ट्रेंड कांग्रेस ने तोड़ दिया, तो जाहिर है पंजाब की पॉलिटिक्स का फोकस अब जट सिख समुदाय से दलित पॉलिटिक्स पर शिफ्ट हो चुका है। जैसे सिद्धू का सुंदर सपना एक बार फिर से टूट गया। अब सिद्धू पर आ जाते हैं, और यह सपना टूट गया। मुख्यमंत्री बनने से सिद्धू चूक गए। कैप्टन और सिद्धू के बीच के झगड़े में फायदा तीसरे का हो गया। अमरिंदर सिंह इस्तीफा देने के बाद से ही सिद्धू के हिसाब बराबर करने में जुटे थे। उन्होंने सिद्धू के पाकिस्तान दौरे वाली पुरानी फाइल दोबारा खोल दी, और बस यहीं से गुरु का खेल खराब हो गया। जब ये इमरान खान की उस स्वेरिंग पे गया था, जब जनरल बाजवा को इसने जप्पी डाली थी, इसको कांग्रेस का फेस बनाया फॉर इलेक्शन। आई विल अपोज हिम, जीते हारे उसकी किस्मत, पर मैं तो अपोज करूंगा। बाजवा से गले मिलन नवजोत सिंह सिद्धू के गले पड़ गया। अतीत की परछाई उम्मीदों को काली कर गई। गुरु का प्लान गड्ढमड्ढ हो गया। हाथ आई बाजी फिसल गई। कह सकते हैं कि सिद्धू का सीएम बनने वाला सपना चकनाचूर करने में फिलहाल कैप्टन सफल रहे हैं। मैं जानता हूं उस लड़के को, और आप ये पहली बार टेलीविजन पे नहीं मैं कह रहा, जब वो पिछली बार मैं कहा था, जब ये इमरान खान की उस स्वेरिंग पे गया था, जब जनरल बाजवा को इसने जप्पी डाली थी, जब वहाँ हमारे रोज लोग वहाँ मर रहे हैं, हमारे फौजी,
और ये ऐसी बात करता है तो वो क्या सोच रहे होंगे फौजी। और इस बात पे अगर इसको इस आदमी ने इसको कांग्रेस का फेस बनाया फॉर द इलेक्शन, आई विल अपोज हिम। जीते हारे उसकी किस्मत, पर मैं तो अपोज करूंगा। कैप्टन अपनी कश्ती नहीं बचा पाए तो सिद्धू की लुटिया भी किनारे आकर डूब गई। कल शाम तक सिद्धू की दावेदारी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। कैप्टन नहीं तो गुरु ही राइट चॉइस लग रहे थे, लेकिन अमरिंदर ने पुरानी बोतल से बाजवा वाला जिन्न बाहर निकाला और शायद यहीं से गुरु का खेल खराब हो गया। कैप्टन ने चिंगारी दिखाई, बीजेपी ने उसे बारूद बना दिया। नवजोत सिद्धू ने पाकिस्तान जाकर वहां के सेना प्रमुख बाजवा को जिस तरह से गले लगाया, इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने उसको एंटी नेशनल कहा है। भारतीय जनता पार्टी इस समय एक ही सवाल पूछ रही है सोनिया जी से, राहुल जी से और प्रियंका जी से कि आप चुप क्यों हैं। और हम पूछना चाहते कि क्या कांग्रेस पार्टी इन गंभीर आरोपों का संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई करेगी। कहना मुश्किल है कि ऐसे हमले ना होते तो सिद्धू सीएम बन ही जाते, लेकिन सिद्धू के लिए संभावनाओं के दरवाजे तो खुले ही थे। खैर, अब सिद्धू से भी ज्यादा बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए खड़ा हो रहा है कि वो ढीले ढाले ढर्रे को कब तक ढोती रहेगी, उसकी चाल ढाल कब बदलेगी। कांग्रेस ने अमरिंदर से इस्तीफा ले लिया बिना ये तय किए कि अगला सीएम कौन होगा। विधायक दल ने फैसले के लिए जब सोनिया को अधिकृत किया तो सीएम की तलाश शुरू हुई। एक बार फिर कांग्रेस पार्टी अनिश्चितता का शिकार दिखी। जब कैप्टन की सेहत और 80 साल की उम्र इस्तीफे की बड़ी वजह रही, तो बीमार चल रही अंबिका सोनी कैसे पसंद बन गई। मुख्यमंत्री पद के लिए बोला गया था। बहुत आपको बोला, आपने क्या कहा फिर? मैंने कहा नहीं, मेरी मान्यता है आज से नहीं पिछले 50 साल से कि पंजाब का मुख्य चेहरा जो होना चाहिए वो एक सिख क्या होना आपकी रिफ्यूजल को एक्सेप्ट किया गया है? अब मैंने जब एक्सप्लेन किया कांग्रेस अध्यक्ष वगैरह को, मैं समझती हूँ जब मान्यता की बात है तो वो एक्सेप्ट करते ही है ना। पंजाब में टिकना तो सिख जपना बेहद बुनियादी सी बात थी, लेकिन अंबिका सोनी को कांग्रेस नेतृत्व को ये बात बतानी पड़ गई, वो भी ऑन कैमरा। और ये भी याद रखिए कि गांधी परिवार से अंबिका सोनी की गहरी दोस्ती रही है। संजय गांधी से राहुल गांधी तक अंबिका सोनी इस परिवार की शुभचिंतक रही हैं। लेकिन अनिश्चय का अंधेरा सिर्फ पंजाब तक ही सीमित कहाँ है, पूरा संगठन ही इस बीमारी का शिकार है। इसीलिए कपिल सिब्बल पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब में। पुरानी कहावत है, समय रहते संभलने से बड़ी आफत टलती है। क्या ये हो पाएगा? मनीष तिवारी ने 1989 की एक तस्वीर ट्वीट की। ये तब के NSUI सम्मेलन की तस्वीर है और लिखा, ये थी कांग्रेस। एक और ट्वीट का मनीष तिवारी ने यूं जवाब दिया, एकला चलो रे में ही शान है। कांग्रेस में आला कमान को नेता आईना दिखा रहे हैं, लेकिन जब नजरबंद हो जाए और निगाहें फेर ली जाएं, तो दिखना कहां मुमकिन रह जाता है। पंजाब पहले से ज्यादा पेचीदा हो गया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पार्टी की एकजुटता पहले से छलनी है, लेकिन क्या इन दोनों राज्यों में भी कदम आगे बढ़ेंगे? देखिए, उन्होंने क्या मूड बनाया वो अपनी जगह है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी 75 के नहीं हुए, अभी 70 के हुए हैं, इसलिए। और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बहुत पॉपुलर हैं और देश जानता है। और जब भी संकट आया राजस्थान में, अशोक गहलोत ट्रबल शूटर के रूप में उभर कर सामने आए। देश की बीजेपी की जो केंद्र सरकार है, उनकी आंख की किरकिरी बने हुए अशोक गहलोत, इसलिए बार बार वो कांग्रेस की राजस्थान की सरकार को टारगेट करते हैं। कांग्रेस में उल्टी गंगा बह रही है। क्षेत्रीय क्षत्रप खूंटा बांध कर बैठे हैं और आला कमान निरीह नजर आने लगा है। ये इसलिए हो रहा है कि नेतृत्व की नैतिक ताकत ही नहीं रही, क्योंकि वो ताकत तो चुनाव जिताने से आती है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। स्वागत एक बार फिर से आपका खबरदार में। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का कार्यकाल कैसा रहा, इसका फैसला तो उत्तर प्रदेश की जनता 6 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में सुनाएगी। लेकिन आज योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरे कार्यकाल को अविस्मरणीय बताया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश की सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। अपने कार्यकाल की तुलना पुरानी सरकारों के कार्यकाल से की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के कार्यकाल की 3 बड़ी उपलब्धियों के तौर पर कौन से 3 बड़े दावे किए, सबसे पहले आप ये खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुनिए। आपने देखा होगा ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर पेशेवर अपराधी और माफिया सत्ता के शागिर्द बनकर के सत्ता के संरक्षण में भय और दहशत का माहौल पैदा करते थे, अराजकता फैलाते थे। दंगा प्रदेश की प्रवृत्ति बन चुकी थी, लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। अपराधी और माफिया किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, पूरी शक्ति के साथ कानून के दायरे में से ला करके उसके खिलाफ पूरी शक्ति के साथ कार्रवाई भी की गई। सबसे कम पॉजिटिविटी, सबसे कम मृत्यु दर उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे कम मामले उत्तर प्रदेश के अंदर, लगभग नियंत्रण एकदम प्रभावी नियंत्रण है। हर एक गतिविधि हमारी प्रारंभ हो चुकी है। स्कूल कॉलेजेस प्रारंभ हो चुके हैं, आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी हैं। औद्योगिक संस्थान हम लोगों ने सेकेंड वेव के दौरान तो कहीं कभी बंद ही नहीं किए। कोविड केयर सेंटर बना करके या कोविड हेल्प डेस्क बना करके हम लोगों ने वहां पर सावधानी और सतर्कता बरती। लेकिन हर एक व्यक्ति को हम सुरक्षा देंगे और सुरक्षा का कवच आज कोरोना वैक्सीन के रूप में प्रदेश के अंदर 9.5 करोड़ लोग लगभग प्राप्त कर चुके हैं। ये सांप्रदायिकता के दंश को से दृश्य देखने के लिए वे अभिषिप्त थे। वे कभी इस आयोजनों को नहीं कर सकते थे। वो हमेशा इस बात के लिए सशंकित रहते थे कि हम अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम करेंगे तो हम पे सांप्रदायिकता का लेबल लगेगा। लेकिन हमारी सरकार के लिए एक आयोजन था प्रदेश के परसेप्शन को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का, और मुझे प्रसन्नता है आज प्रदेश सरकार तेजी के साथ इस समय आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। विपक्ष ने इस दावे को झूठा दावा बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने कोरोना मैनेजमेंट में अभूतपूर्व काम किया। विपक्ष को इस दावे पर भी आपत्ति है और मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने को अपनी एक बहुत बड़ी सफलता बताया। लेकिन विपक्ष को यह लगता है कि योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार का हर दावा झूठा है। योगी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विपक्ष के दावों का कोई भी मैच नहीं है। देखिए। उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ? उत्तर प्रदेश के 4.5 वर्ष का कार्यकाल उत्तर प्रदेश के इतिहास में सुरक्षा और सुशासन के दृष्टि एक स्मरणीय कार्यकाल माना जाएगा। अविस्मरणीय, लेकिन क्यों? लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। 1800 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी संपत्ति जब्त की गई। प्रदेश के 42 लाख गरीबों के आवास बनाए हैं। 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी गई। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4.5 साल की उपलब्धियों पर पूरा डेटा 45 मिनट में देश के सामने पेश कर दिया और हाथों हाथ खुद को 100 में से 100 अंक देते गए और पिछली सरकारों को अपने कार्यकाल का मिलान भी करते गए। उत्तर प्रदेश को 2017 के पहले क्या समझा जाता था कि देश के विकास को अवरुद्ध करने वाला प्रदेश, क्योंकि किसी भी योजना में आगे नहीं था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर भारत सरकार के द्वारा संचालित 44 योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर चल रहा है। वैसे तो मौका योगी सरकार के 4.5 साल के कार्यों को गिनाने का था, लेकिन सीएम योगी विपक्षी दलों से हिसाब बराबर करते हुए चल रहे थे। अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए विपक्षी दलों पर तंज भी कस रहे थे।
कि कभी प्रदेश के अंदर सुशासन की क्या स्थिति थी। मुख्यमंत्री बनते थे, अपने स्वयं के आवास बनाने के लिए उनमें होड़ लगती थी, सरकारी बंगले गिराए जाते थे, स्वयं के मकान बनाने के लिए और अपने लिए हवेली, बड़ी बड़ी हवेली बनाने के लिए उनमें एक प्रतिस्पर्धा चलती थी। विपक्ष पर तंज के तीर चलाते हुए सीएम योगी ने 4.5 साल के दौरान किए गए सभी छोटे बड़े कार्यों को रिपोर्ट कार्ड में समेटने की पूरी कोशिश की, लेकिन विपक्षी दलों को तो रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ झूठ ही झूठ दिखा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रिपोर्ट कार्ड पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए था कि 4.5 सालों पर जनता के सवालों को जवाब दे, लेकिन फिर झूठ झूठ और सिर्फ झूठ। मायावती ने भी योगी सरकार के दावों को जमीनी हकीकत से दूर बताया। उन्होंने ट्वीट किया, बीजेपी सरकार द्वारा बदलाव के 4.5 वर्षों का विज्ञापन और दावे अधिकांश हवाई व जमीनी हकीकत से बहुत दूर। योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर अखिलेश यादव ने तंज में डूबा ट्वीट करते हुए लिखा, 54 गुजरे, 6 महीने बचे। अखिलेश अपने ट्वीट को झूठ का फूल और ठग का साथ, ठग का विकास, ठग का विश्वास, ठग का प्रयास जैसे जुमलों से सजाया। स्वयं के मकान बनाने के लिए और अपने लिए हवेली, बड़ी बड़ी हवेली बनाने के लिए उनमें एक प्रतिस्पर्धा चलती थी, लेकिन ये 4.5 वर्ष प्रदेश के अंदर सुशासन को समर्पित थे, लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार सुशासन को समर्पित थे। और हम लोगों ने अपने आवास नहीं, बल्कि हम लोगों ने प्रदेश के 42 लाख गरीबों के आवास बनाए हैं। ये आज भी समाजवादी पार्टी के काम का शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं। जानबूझ करके काम लेट किया गया, जिससे दोबारा शिलान्यास किया जाए। और आगरा का भी पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, कौन सी बैंक से कहां लोन मिलेगा, सब तैयार थे। और केवल लखनऊ, कानपुर, आगरा नहीं, बल्कि और शहरों के लिए भी डीपीआर समाजवादी सरकार में बना था। अगर इस सरकार की नीयत ये होती कि काम को आगे बढ़ाना है, तो लखनऊ में आज भी मेट्रो जहां जाती है, जिस समय समाजवादी सरकार ने जितनी बनाई थी, वहीं से मेट्रो वापस आ जाती है। वैसे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपराध के आंकड़ों को भी हाईलाइट किया। सीएम योगी ने अपराधों में आई कमी को अपनी सरकार की हाईलाइट बताया, लेकिन विपक्षी दलों ने यूपी में बढ़ते अपराधों के आंकड़ों को हाईलाइट कर दिया। आपने देखा होगा, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर पेशेवर अपराधी और माफिया सत्ता के शागिर्द बनकर के सत्ता के संरक्षण में भय और दहशत का माहौल पैदा करते थे, अराजकता फैलाते थे। दंगा प्रदेश की प्रवृत्ति बन चुकी थी, लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। पिछले 6 महीने में ही कितनी घटनाएं हो चुकी हैं। लखीमपुर में साड़ी कांड जैसी, चीरहरण जैसी घटनाएं हो चुकी हैं, और ये लोग बेशर्मी से अपने आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार एनसीआरबी के भी आंकड़े देख लें, पिछले साल में और इस साल में हत्याओं में वृद्धि है, महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि है। कहते हैं कि देश की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है, और अब अगले 5 महीने में यूपी खुद चुनाव के रास्ते पर जाने वाली है। जाहिर है योगी सरकार अपने कामों का प्रचार करेगी और विपक्ष आईना दिखाएगा। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। योगी सरकार का कार्यकाल कैसा रहा, इसका फाइनल फैसला तो जनता करेगी। और वैसे भी अब विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव मैदान में उतरने के लिए कमर कस ली, और विशेषकर समाजवादी पार्टी ने। आज तक ने उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से खास बातचीत की, जिसमें अखिलेश यादव ने अपना चुनावी रोड मैप हमारे साथ शेयर किया। समाजवादी पार्टी ये जानना चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि उत्तर प्रदेश के टॉप 10 क्रिमिनल माफिया कहां हैं। भारतीय जनता पार्टी से कई बार सवाल पूछने पर भी आज भारतीय जनता पार्टी टॉप 10 क्रिमिनल्स की सूची जारी नहीं कर रही। इसलिए नहीं जारी कर रही क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराधी, सबसे ज्यादा गलत काम करने वाले लोग अगर कहीं बैठे हुए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। एक अभी उदाहरण है कि एक एमएलसी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल में शामिल किया था और किस तरीके से झुक करके उसका सम्मान किया था।
बाद में जब शोर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया कि ये गलत व्यक्ति को पार्टी में ले लिया है, उसे पार्टी से निकालना पड़ा। आज जेलों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित माफिया हैं, अपराधी हैं, उनके लिए बड़े बड़े टिफिन में खाना जा रहा है। You are saying that Yogi Adityanath government is sheltering criminals? यही नहीं, उनका बचाव कर रहे हैं? यही नहीं, फर्जी इनकाउंटर अगर कहीं सबसे ज्यादा हुए तो उत्तर प्रदेश में हुए, कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में हुई। और आप जेलों में पता कर लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित माफिया क्रिमिनल्स हैं, उनके लिए बड़े बड़े टिफिन में खाना सरकार पहुंचा रही है जेल में। आपकी पार्टी 2017 में आपके साथ एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी बनी, पार्टी की इंटरनल ट्रबल। हैज द पार्टी बीन एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट इवेंट जिसमें द समाजवादी पार्टी टॉप परिवार एंड द पार्टी सीम टू बी डिवाइडेड? 2017 समाजवादी पार्टी का कठिन समय भी था, और जब चुनाव के परिणाम आए तो कठिन वक्त भी निकला, और आज हम 5 साल बाद दोबारा चुनाव में जा रहे हैं। जो रुकावटें थीं, जो परेशानियां थीं, जिनकी वजह से चुनाव समाजवादी पार्टी हारी थी, आज कोशिश कर करके सभी समस्याओं का समाधान किया है, और कोशिश की है कि जहां पारिवारिक दिखाई दे, छोटे दल जिनसे गठबंधन हो सके, उन गठबंधनों के साथ उन दलों को साथ लाया जाए। आने वाले चुनाव में पार्टी ने कोशिश की है, पिछले कई वर्षों से यही एक्सरसाइज की है कि कैसे भी साथ जोड़ें लोगों को, जिससे भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में मुकाबला किया जा सके। तो पिछले चुनावों में मायावती जी के साथ गए और वो अलायंस वोट नहीं ला पाया। इस बार क्या समाजवादी पार्टी की स्ट्रैटेजी 2017 के मुकाबले चेंज होगी और छोटे दल, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस होंगे? बड़े दलों के साथ गठबंधन किया पार्टी ने, लेकिन परिणाम वो नहीं आए जो परिणाम आने चाहिए थे। इस बार पार्टी ने कोशिश की है कि जितने भी छोटे दल हैं, आरएलडी है आज समाजवादी पार्टी के साथ हैं, महान दल जो सैनी, कुशवाहा, साकी मौर्य का एक बड़ा दल बनकर के उभर रहा है, वो समाजवादी पार्टी के साथ है। इसी तरह चौहान समाज की एक पार्टी है, डॉक्टर संजय चौहान, लगातार काम कर रहे हैं। उन्हें चंदौली में चुनाव भी समाजवादी पार्टी ने लड़ाया था। इसी तरह और दल जो उत्तर प्रदेश के छोटे दल हैं, उन दलों को साथ लाने की कोशिश है, क्योंकि जब तक इन दलों को साथ नहीं लाएंगे तब तक बहुत बड़ी ताकत नहीं बनती, और उस ताकत में सफल हुई है समाजवादी पार्टी। पिछली बार भी जो परिणाम आए हैं लोकसभा में, बसपा के साथ वो परिणाम नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे, लेकिन कोशिश थी कि सभी को साथ लाया जाए। राहुल श्रीवास्तव हमारे संवाददाता अखिलेश यादव से बातचीत कर रहे थे। पूरा रोड मैप आने वाले चुनाव का अखिलेश यादव ने उनके साथ साझा किया। और अब वो खबर जो अंतरिक्ष में सफर के सपने को पंख लगा देती है। पहली बार 4 टूरिस्ट को लेकर अंतरिक्ष में 3 दिन तक सैर करवाने के बाद स्पेस एक्स कंपनी का ड्रैगन एयरक्राफ्ट वापस सुरक्षित धरती पर लौट आया। स्पेसक्राफ्ट ने फ्लोरिडा के पास अटलांटिक सागर में लैंडिंग की। कैप्सूल ने जब वायुमंडल में प्रवेश किया उस समय उसके तापमान, बाहर का तापमान था 3500 डिग्री फ़ारेनहाइट। हालांकि कैप्सूल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यात्रियों को अंदर कोई परेशानी न हो। तो धरती की कक्षा में जाने वाला यह पहला नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स का क्रू है। इस मिशन के चारों सदस्य इससे पहले कभी अंतरिक्ष में नहीं गए, जो अब सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए हैं। लौट आने के बाद सभी यात्री स्वस्थ हैं, खुश हैं। इस कैप्सूल ने करीब 575 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में 3 दिन तक चक्कर लगाया। वर्ष 1972 में नासा के अपोलो मून मिशन के बाद यह दूसरा अवसर था जब कोई भी व्यक्ति पृथ्वी से सबसे दूर उड़ान पर गया। स्पेस एक्स के इस मिशन का नाम एस्पिरेशन 4 मिशन था, जिसकी सफलता के बाद अब अंतरिक्ष के दरवाजे आपके, हमारे लिए, सबके लिए खुल चुके हैं। अब आप भी चाहें तो अंतरिक्ष की सैर कर सकते हैं।